तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जो कार खरीदने के लिए सियोल सिटी के सेकंड हैंड कार मार्केट में जाते हैं। यहाँ इनको इन कारों को बेचने वाला एक डीलर मिलता है जो इन दोनों को एक मर्सिडीज कार दिखाता है। ये कार इन दोनों को काफी पसंद आती है और फिर ये इसका पेपर वर्क कंप्लीट करके इसे खरीद लेते हैं। लेकिन यहीं पे हम देखते हैं कि कार बेचने वाले लोगों ने इस कार में एक ट्रैकर लगा दिया है ताकि वो इस कार की लोकेशन का पता लगा सके। इसके बाद ये कपल यहाँ से कार लेके निकल जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों कोई कपल नहीं बल्कि पुलिस वाले हैं जो इस शहर की कार चोर गैंग को पकड़ने के लिए एक मिशन पे आए थे। इस पुलिस वाले का नाम है जॉन जो इस फिल्म का मेन लीड है और इस पुलिस वाली का नाम है मिस बॉन्ग जो जॉन की गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग कर रही थी। इसी समय जॉन के पास उसके चीफ का फोन आता है। जॉन उससे कहता है कि काम हो गया है, यानी कि कार चोर हमारे बिछाए हुए जाल में फंस चुके हैं। फिर रात के समय में किसी पार्किंग लॉट में खड़ी इस कार को वो चोर चुरा के ले जाते हैं। अपने अड्डे पर पहुंचने के बाद ये लोग इस कार का हुलिया बदलना शुरू कर देते हैं। इसी समय एक आदमी कार की डिग्गी खोलता है और ये सब देख के चौंक जाते हैं कि उसमें से जॉन बाहर निकल के आता है। काफी देर तक इस कार में बैठे होने की वजह से जॉन को काफी जोर की सूसू लगी थी, इसलिए वो सबसे पहले जाके हल्का होता है। इसके बाद वो अपने चीफ को कॉल करके पूछता है कि पुलिस टीम को यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा। ये चोर समझ जाते हैं कि जरूर ये कोई पुलिस वाला है, इसलिए ये सब उसके ऊपर हमला कर देते हैं। जॉन के फाइटिंग करने का अंदाज थोड़ा मजाकिया है, इसलिए वो कॉमेडी करते हुए इन सब की पिटाई करता है। थोड़ी ही देर में चीफ के साथ पुलिस टीम भी यहाँ पहुंच जाती है और इस गैंग के सारे लोगों को गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाते हैं। अगले सीन में हमें जॉन का घर दिखाया जाता है जहाँ उसकी वाइफ और एक बेटा है। जॉन की वाइफ एक सोशल वर्कर है जो किसी एनजीओ के लिए काम करती है, इसलिए इन दोनों हस्बैंड वाइफ में अपने काम को लेकर अक्सर छोटे मोटे झगड़े होते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को पता चलता है कि ये कार चोर गैंग इन कारों को रशियन स्मगलर्स को बेचा करते हैं, इसलिए पुलिस एक साथ इन सबको रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाती है। ये लोग इन कार्स के साथ उस कार डीलर को लेकर उस शिपयार्ड की तरफ रवाना होते हैं जहां पर रशियन स्मगलर आने वाले हैं। इन कार्स को वहां पहुंचाने के लिए बाइको नाम के एक आदमी का ट्रक भाड़े पे लिया गया है। रास्ते में जॉन की बाइको के साथ काफी सारी बातें होती हैं और इन दोनों के बीच ठीक ठाक दोस्ती भी हो जाती है। बाइको से बताता है कि वो जिस कंपनी के लिए आजकल काम कर रहा है वहां से उसे काफी महीनों से पैसे नहीं मिले। जॉन इसके पीछे की वजह पूछता है तो बाइको से बताता है कि कंपनी के लिए काम करने वाला कॉन्ट्रैक्टर करप्ट होने के साथ साथ थोड़ा बदमाश किस्म का आदमी भी है और यही वजह है कि कोई भी ट्रक ड्राइवर इनके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाता। वहां से जाने से पहले जॉन उसे अपना कार्ड देते हुए कहता है कि कभी भी कोई परेशानी आए तो बेफिक्र होकर मुझे कॉल करना। इसके बाद शाम के समय जब रशियन स्मगलर्स यहाँ पहुंचते हैं तो पुलिस टीम अपना ऑपरेशन शुरू करती है और कुछ घंटे तक चले इस ऑपरेशन में इन सबको गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। चीफ के साथ साथ जॉन की पूरी टीम को बोनस और प्रमोशन दोनों मिलता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बाइको के साथ साथ दूसरे और भी ट्रक ड्राइवर्स उस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि इन्होंने बिना कोई नोटिस दिए इन सबको काम से निकाल दिया। फिर रात के समय बाइको उस कॉन्ट्रैक्टर से मिलता है और उससे पूछता है कि पुराना पेमेंट क्लियर किए बिना तुम हम सबको काम से कैसे निकाल सकते हो। यह आदमी कॉन्ट्रैक्टर बनने से पहले गुंडा मवाली हुआ करता था, इसलिए वो बाइको की बहुत बुरी तरह से इंसल्ट करके बचे हुए पैसे देने से मना कर देता है। इसी समय बाइको की नजर जॉन के विजिटिंग कार्ड पे पड़ती है। वो सोचता है कि इस पुलिस वाले को कॉल करके क्यों ना इससे कुछ मदद मांगी जाए। वहीं दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो अपने किसी दोस्त के साथ इस शहर के सुपर रिच लोगों की पार्टी में गया है। इसी समय जॉन के पास बाइको का कॉल आता है, लेकिन बिजी होने की वजह से वो इस कॉल को रिसीव नहीं करता। इसी बीच इस आलीशान पार्टी में जॉन की मुलाकात जैंग से होती है। वैसे तो जैंग पिछले काफी सालों से विदेश में था और अभी कुछ महीनों पहले ही उसने यहाँ आकर अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन किया है। जैंग काफी ज्यादा अय्याश और नशेड़ी किस्म का आदमी है और देखा जाए तो वो सही मायने में अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। जॉन उससे कहता है कि मुझे लगता था कि अमीर लोग काफी अलग तरह से पार्टी करते होंगे। तभी अचानक से जैंग अपने पास बैठे दोनों लड़कियों के साथ बदतमीजी करने लगता है। वो देखना चाहता था कि एक पुलिस वाला होने के बावजूद जॉन कुछ रिएक्ट करेगा या नहीं, लेकिन जॉन उसकी इस हरकत पे कोई रिएक्ट नहीं करता बल्कि बस थोड़ा सा मुस्कुरा देता है। इस पार्टी से जाने से पहले जॉन उसे समझाता है कि कभी कोई ऐसी गलती मत करना जिससे तुम्हारा पुलिस से सामना हो। अगले दिन जॉन अपने चीफ से मिलकर बताता है कि कल रात उसकी मुलाकात शीजिंग टेलीकॉम कंपनी के नए मालिक जैंग से हुई थी। जॉन को वो बहुत ही ज्यादा बदतमीज और बिगड़ैल किस्म का लगा। चीफ उससे कहता है कि वो बहुत बड़े लोग हैं और जितना हो सके हमें उनके मैटर में पड़ने से बचना चाहिए। अगले सीन में हम जैंग को उसके मैनेजर चोई के साथ एक कार में बैठा हुआ देखते हैं। जैंग हर समय नशे में ही रहता है और उसके मैनेजर का काम है उसकी गलतियों पे पर्दा डालना। रास्ते में ये दोनों बाइको को उसकी कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट करता हुआ देखते हैं। जैंग अपने मैनेजर से पूछता है कि आखिर इस प्रोटेस्ट की क्या वजह है। चोई उसे बताता है कि हमने इन वर्कर्स की पिछले कुछ महीनों से सैलरी रोक रखी है। जैंग कहता है इससे तो हमारी कंपनी की इमेज खराब होगी।
जितनी जल्दी हो सके मुझसे मिलने के लिए इसे ऑफिस में लेकर आओ। फिर कुछ घंटों बाद बाइको अपने बेटे के साथ जैंग के ऑफिस में पहुंचता है। शुरू में तो वो बाइको के साथ अच्छे से पेश आते हुए उसकी सारी परेशानियां पूछता है और फिर वो उस कॉन्ट्रैक्टर को भी बुलवाता है जिसने कुछ दिन पहले बाइको की इंसल्ट की थी। वो बाइको से कहता है तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें इस आदमी को बॉक्सिंग में हराना होगा। बाइको को समझ नहीं आता कि ये कंपनी का मालिक आखिर किस तरह की बातें कर रहा है। असल में जैंग हर समय कोकीन के नशे में ही रहता है, इसलिए उसे इस तरह की हरकतें करने में बड़ा आनंद मिलता है। बाइको उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ फाइट करने से मना कर देता है, लेकिन इसी बीच वो कॉन्ट्रैक्टर बाइको को बुरी तरह से पीटने लगता है। बाइको का बेटा ये सब कुछ देखकर रोने लगता है, लेकिन जैंग उसे जबरदस्ती वो फाइट दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें सीखना चाहिए कि पैसे कमाना कोई आसान काम नहीं होता। वो कॉन्ट्रैक्टर बाइको को बुरी तरह से पीट कर घायल कर देता है। यहाँ से जाने से पहले जैंग उसे कुछ पैसे देते हुए कहता है कि इन पैसों से तुम अपना इलाज करा लेना। इस घटना से बाइको के आत्मसम्मान को बहुत चोट पहुंची है। वो मन ही मन सोचने लगता है कि इन पैसे वालों के सामने हम गरीबों की तो कोई औकात ही नहीं है। बाहर आने के बाद वो अपने बेटे को एक टैक्सी में बिठाकर घर भेज देता है और फैसला करता है कि फिर से वो उस कंपनी में जाकर इसका बदला लेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन के पास अननोन नंबर से एक कॉल आता है। इस कॉलर की बात सुनने के बाद वो जल्दी से किसी हॉस्पिटल में जाता है। यहाँ हमको पता चलता है कि बाइको के बेटे ने ही जॉन को कॉल करके यहाँ बुलवाया है। बाइको की वाइफ उसे बताती है कि उसके आने से पहले ही लोकल पुलिस ये केस अपने हाथ में ले चुकी है। इन पुलिस वालों से बात करके जॉन को पता चलता है कि बाइको ने उस कंपनी की बिल्डिंग के अंदर जाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। बाइको की जान तो बच गई, लेकिन अभी वो कोमा में है। वो जॉन को ये भी बताता है कि इस कंपनी के मालिक ने बाइको को बचे हुए पैसे दे दिए थे, इसलिए पुलिस को भी ये बात समझ नहीं आ रही कि बाइको ने आखिर सुसाइड करने की कोशिश क्यों की। इसके बाद जॉन बाइको के बेटे से अकेले में मिलता है। ये जॉन को बताता है कि उस ऑफिस में पैसे देने से पहले उसके फादर को बहुत बुरी तरह से मारा गया था, और यहाँ जॉन समझ जाता है कि ये मैटर जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। इसके बाद जॉन इस एरिया के लोकल पुलिस स्टेशन में जाके पूछता है कि उस बच्चे का बयान क्यों नहीं लिया गया। जॉन समझ जाता है कि ये लोग सच बाहर लाने के बजाय लीपापोती करने में लगे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ पता होते हुए भी ये लोग इस केस को दबाना चाहते हैं। जॉन फैसला करता है कि वो खुद ही अपनी तरह से इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेगा। इसके बाद वो सीधा जैंग से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाता है। चोई उससे कहता है कि ये सब कुछ बाइको की ही गलती है, इसलिए कंपनी उसे किसी भी तरह का हर्जाना नहीं देगी। इसी समय जॉन की नजर जैंग पर पड़ती है, लेकिन बॉडीगार्ड्स की हेल्प से चोई उसे मिलने नहीं देता। अगले सीन में हम जैंग को उसके एक बॉडीगार्ड के साथ रेसलिंग करते हुए देखते हैं। जैंग इस फाइट में हारने की वजह से अपना मानसिक संतुलन खो देता है और इसीलिए वो धोखे से इस फाइटर की टांग तोड़ देता है। जैंग के ऐसा करने के पीछे एक वजह और भी है, वो ये कि जैंग अपने इस बॉडीगार्ड को कुछ खास पसंद नहीं करता, क्योंकि यह आदमी दूसरों की तरह जैंग की चमचागिरी नहीं करता। इसके बाद चोई जैंग को बताता है कि उस ईमानदार पुलिस वाले की वजह से वो मैटर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए हमें बाइको की फैमिली को पैसे देकर यह मैटर जल्द से जल्द निपटाना होगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जब जॉन बाइको को देखने के लिए उस हॉस्पिटल में जाता है तो वो देखता है कि चोई बाइको की वाइफ को पैसे देकर इस मैटर को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। वो चोई की बहुत डांट फटकार लगा के उसे वहां से भगा देता है और इसके बाद वो उस पुलिस वाले की भी क्लास लगाता है जो इस मैटर में जैंग से मिला हुआ है। चोई समझ जाता है कि यह मैटर तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक हम इस ईमानदार कॉप का कुछ नहीं करते, इसलिए वो जॉन की वाइफ को मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाता है। यहाँ वो उसे एक बहुत ही महंगा पर्स गिफ्ट करता है जिसमें काफी सारे पैसे रखे हुए थे और कहता है कि अगर तुम्हारा हस्बैंड इस केस पर काम करना छोड़ दे तो फ्यूचर में तुम्हें और भी बहुत सारे फायदे होंगे। लेकिन जॉन की वाइफ भी उसकी तरह काफी ज्यादा ईमानदार है, इसलिए वो चोई की इंसल्ट करते हुए इस ऑफर को ठुकरा देती है। जब जॉन को ये खबर मिलती है तो उसका गुस्सा और भी भड़क जाता है। वो जैंग से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है और उससे कहता है कि एक समय ये मैटर बाइको की फैमिली से माफी मांग के खत्म किया जा सकता था, लेकिन तुम्हारे घमंड की वजह से ये मैटर दिन ब दिन बढ़ता चला गया, इसलिए अब तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद जॉन अपने एक रिपोर्टर फ्रेंड के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द इस न्यूज को दुनिया के सामने लाना चाहिए। ये रिपोर्टर कहता है ये न्यूज तो एक सुसाइड का मामला है, इसलिए इसमें कोई भी मसाला नहीं है। जॉन उसे बताता है कि ये केस जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं, क्योंकि सुसाइड अटेम्प्ट करने से पहले बाइको के साथ काफी मारपीट की गई थी। ये रिपोर्टर समझ जाता है कि इस न्यूज में तो अच्छा खासा मसाला है, इसलिए वो इसे कवर करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर चोई उस कॉन्ट्रैक्टर से मिलके उसे कुछ पैसे देता है और उससे कहता है कि जब तक ये मामला ठंडा नहीं पड़ जाता तुम ये देश छोड़ के यहाँ से कहीं चले जाओ। अगले दिन जब इस केस की पूरी खबर न्यूज़पेपर में आती है तो जैंग का फादर ये सब देखकर काफी भड़क जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जैंग के बिगड़ैल होने की असली वजह उसके फादर की गलत परवरिश ही रही है। अपने बेटे की गलतियों के लिए वो उसके मैनेजर चोई को सजा देता है
और उससे कहता है कि तुम्हारे होते हुए आखिर बात यहाँ तक पहुंची कैसे, और साथ ही वो जैंग से कहता है कि तुम जल्द से जल्द ये देश छोड़ने की तैयारी करो। वहीं दूसरी तरफ जॉन के ऑफिस में उसके खिलाफ इंटरनल अफेयर्स की तरफ से इंक्वायरी आती है। ये दोनों ऑफिसर जॉन को कुछ वीडियो क्लिप दिखा के ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। इन वीडियो क्लिप्स में कुछ क्रिमिनल्स बता रहे थे कि किस तरह जॉन ने अपने पुलिस वाले होने का नाजायज फायदा उठाया। जॉन समझ जाता है कि यह सब कुछ जैंग के मैनेजर चोई का ही किया धरा है। इसी बीच चीफ को अपने सीनियर से बात करते हुए पता चलता है कि इंटरनल अफेयर ने ऐसी कोई भी टीम नहीं भेजी है। वो समझ जाता है कि इन दोनों ऑफिसर्स को चोई ने रिश्वत देकर जॉन को ब्लैकमेल करने के लिए यहाँ भेजा है। जॉन इनसे कहता है कि तुम दोनों को अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि ऐसे प्रोफेशन में हो कि तुम इस तरह के काम कैसे कर सकते हो। चीफ जल्दी से वहां पहुंचकर इन दोनों की पोल खोल के इन्हें यहाँ से भगा देता है। इसके बाद जॉन उस कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ने के लिए उसके अड्डे पर जाता है। इस मिशन पर उसका चीफ और एक नया ऑफिसर भी उसे ज्वाइन करते हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टर पहले ही यहाँ पर तैयारी करके बैठा था। पुलिस वालों के वहां पहुंचते ही उसके गुंडे इन पर हमला कर देते हैं। इस हमले में वो नया पुलिस ऑफिसर काफी घायल हो जाता है। काफी देर तक चली इस फाइटिंग के बाद आखिरकार जॉन उस कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ ही लेता है। पूछताछ के दौरान पुलिस को इसकी गाड़ी में काफी सारे पैसे मिलते हैं। ये वो पैसे हैं जो चोई ने इसे ये देश छोड़ने के लिए दिए थे। तो अब जॉन के पास जैंग को जेल पहुंचाने के लिए और भी सबूत हाथ लग चुके हैं। बाइको की वाइफ जॉन को मिलने के लिए कहीं बुलाती है। ये जॉन को अपने फोन में कुछ मैसेजेस दिखाते हुए बताती है कि उस दिन सुसाइड करने से पहले बाइको ने ये सारे मैसेज उसे किए थे। बाइको की वाइफ को ऐसा लगता है कि ये मैसेजेस बाइको ने नहीं किए थे, बल्कि उसके फोन से शायद किसी और ने ही किए थे। और यहाँ जॉन को शक होता है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि अटेम्प्ट टू मर्डर केस है। इधर जैंग के फादर ने अपने बेटे को बचाने के लिए एक नया प्लान बनाया है। वो जैंग के मैनेजर चोई को ये ऑफर देता है कि अगर ये सारा इल्जाम तुम अपने ऊपर लेते हो तो तुम्हारे जेल से वापस आने तक मैं तुम्हारी फैमिली को यूएसए में सेटल कर दूंगा, और तुम्हें जेल से जल्दी छुड़ाने के लिए मैं अच्छे से अच्छा वकील भी हायर करूंगा। चोई पिछले काफी सालों से इस फैमिली का पालतू रहा है, इसलिए अगले ही दिन वो पुलिस स्टेशन पहुंचकर ये सारा इल्जाम अपने ऊपर लेते हुए खुद को सरेंडर कर देता है। जब जॉन को इस बारे में पता चलता है तो वो चोई पे काफी गुस्सा करता है और उसे समझाता है कि उस बिगड़ैल आदमी को बचाने के लिए तुम ये झूठा इल्जाम अपने ऊपर मत लो। लेकिन चोई पूरी तैयारी के साथ आया था, इसलिए वो पुलिस वालों को इस बात पर कन्विंस कर लेता है कि उसकी ही गलती की वजह से बाइको ने सुसाइड करने की कोशिश की। जॉन समझ जाता है कि इससे बात करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि यह आदमी जैंग की फैमिली का काफी ज्यादा वफादार है। इसके बाद उस घायल पुलिस वाले को देखने के लिए जॉन हॉस्पिटल में जाता है। उसकी टीम के बाकी पुलिस वाले यहाँ पहले से ही मौजूद थे। चीफ बताता है कि चोई के सरेंडर करने के बाद ये केस अब दूसरी पुलिस टीम को ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके बाद ये सब मिलकर इस केस की कुछ छूटी हुई कड़ियों को आपस में जोड़ना शुरू करते हैं। इन्हें पता चलता है कि बाइको के फोन से वो मैसेज उसके घायल होने के बाद किया गया था, जिसका मतलब साफ है कि वो मैसेज बाइको ने नहीं बल्कि उसके फोन से किसी और ने ही किया था। और अब जॉन पूरी तरह से श्योर है कि बाइको ने सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया, बल्कि जैंग ने अपने आदमियों के साथ मिलकर उसे मारने की कोशिश की थी। इसके बाद जॉन चोई से मिलने के लिए जेल में जाता है। वो चोई से कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि बाइको ने सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया था, बल्कि तुम सबने मिलकर उसे मारने की कोशिश की थी। और यही फ्लैशबैक पे हमें दिखाया जाता है कि उस दिन अपने बेटे को टैक्सी में बिठाने के बाद बाइको दोबारा जैंग के ऑफिस में जाता है। जैंग से हाथापाई करते समय बाइको के सर पे बहुत गहरी चोट लगती है। जैंग और चोई इस पूरी घटना को सुसाइड दिखाने के लिए सीढ़ियों के रास्ते बाइको को नीचे की तरफ फिकवा देते हैं। चोई जॉन से कहता है कि चलो एक बार को मान लिया कि तुम्हारी बात सही है, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा सबूत है जिससे तुम कोर्ट में ये बात साबित कर पाओ। इसी वक्त जॉन उस बॉडीगार्ड को बुलाता है जिसका जैंग ने उस दिन पैर तोड़ दिया था। जिस दिन बाइको के साथ वो सब कुछ हुआ, ये आदमी भी वहीं पर मौजूद था और अब ये आदमी जैंग के खिलाफ पुलिस का गवाह बन चुका है। इस बॉडीगार्ड की हेल्प से जॉन को पता चलता है कि जैंग कल रात ये देश छोड़ के भागने वाला है। चीफ और जॉन अपने सीनियर से मिलकर उसे गिरफ्तार करने के लिए वारंट की मांग करते हैं। इनका सीनियर कहता है कि चोई ने वो सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया है, तो आखिर अब किस जुर्म के लिए हम उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। जॉन कहता है कि ये देश छोड़ने से पहले वो अपने दोस्तों के साथ एक बहुत बड़ी पार्टी करने वाला है और जैंग के लिए किसी भी पार्टी में ड्रग्स लेना बहुत आम बात है, इसलिए हम उस क्लब में रेड करके बाकी नशेड़ियों के साथ साथ जैंग को भी गिरफ्तार कर लेंगे। इसके बाद अपने प्लान के तहत जॉन उस क्लब के बाहर फील्डिंग लगाना शुरू कर देता है जहां आज रात जैंग पार्टी करने वाला है। कुछ ही देर बाद उसकी नई गर्लफ्रेंड के साथ जैंग की इस पार्टी में एंट्री होती है। क्लब के अंदर के अलग अलग कमरों में ये सब नशे करने की तैयारी में थे। इसी वक्त जैंग की पुरानी गर्लफ्रेंड भी जबरदस्ती इस क्लब में आ जाती है। उसके और जैंग के बीच झगड़ा होने लगता है, तो जैंग उसे नशे का इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देता है। इसी बीच बाहर खड़ी पुलिस टीम को भी क्लब के अंदर घुसने का संकेत मिल जाता है। बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स को पीटते हुए ये लोग जल्दी से उस क्लब के अंदर जाते हैं।
अलग अलग जगहों पर काफी सारे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन इसी भगदड़ का फायदा उठाते हुए जैंग पीछे के रास्ते से भागने लगता है। जॉन उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ जाता है, लेकिन तभी उसके बॉडीगार्ड उसे बचाने के लिए जॉन से फाइट करने लगते हैं और इसी मौके का फायदा उठाते हुए जैंग एक कार लेकर यहाँ से भागने में कामयाब होता है। जॉन भी जल्दी से उन बॉडीगार्ड से निपटकर जैंग का पीछा करने लगता है। बहुत ज्यादा नशे में होने की वजह से जैंग काफी ज्यादा हार्श ड्राइविंग कर रहा था। वो रास्ते में आने वाली किसी भी गाड़ी को ठोकते हुए बस आगे बढ़ रहा था। जॉन भी एक बाइक लेकर काफी दूर तक उसका पीछा करता है और आखिरकार एक जगह भीड़ में पहुंचकर जैंग की कार फंस जाती है। जॉन उसके ऊपर लगे सारे चार्जेस को गिनवाते हुए गिरफ्तार करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन तभी अचानक जैंग उसे बुरी तरह से पीटने लगता है। जवाबी कार्यवाही करते हुए जॉन भी उसे पीटने की तैयारी में था, लेकिन तभी वो देखता है कि यहाँ खड़े लोग इस घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसलिए वो जैंग को और भी ज्यादा गलतियां करने का मौका देता है। जैंग उसे काफी बुरी तरह से पीटता है, लेकिन कुछ देर बाद जॉन भी उसकी कायदे से पिटाई करना शुरू करता है। और इसी बीच जॉन को पीटने के बाद जब जैंग यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि जॉन ने पहले ही एक हथकड़ी से इन दोनों के हाथ बांध रखे हैं। चीफ के साथ बाकी पुलिस वाले वहां पहुंच के जैंग को गिरफ्तार कर लेते हैं। जॉन अपने चीफ से कहता है कि ये स्पॉइल्ड ब्रेड चाहे कितना भी गया गुजरा हो, लेकिन फाइट करना तो इसको अच्छे से आता है। इसके बाद यहाँ से कुछ महीनों बाद का समय दिखाया जाता है। जैंग के ऊपर लगे हुए सारे इल्जाम अब कोर्ट में साबित हो चुके हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि अब उसे सजा होना तो तय है। इसी बीच अचानक से एक दिन बाइको भी कोमा से बाहर आ जाता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहाँ पे समाप्त होती है।